हमारी शादी के कुछ समय बाद मेरी पत्नी नैना अपने मायके आगरा चली गई। उस वक्त वह मायके में अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताने गई थी और उसके जाते ही मेरे लिए घर जैसे वीरान हो गया। एक एक पल काटना मुश्किल होने लगा। शादी के बाद उसे नैना के बिना रहना पहली बार हो रहा था और हर कोने में उसकी कमी महसूस हो रही थी। मेरे माता पिता गांव में रहते थे और मेरी नौकरी के कारण मुझे शहर में रहना पड़ता था। नैना के जाते ही मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। हर तरफ एक सन्नाटा छा गया था और मैं अकेलापन में घिर गया था। काम से आकर जब भी घर आता, घर की दीवारों जैसे मुझसे बात करने लगती, पर नैना के बिना वे बातें अधूरी लगती। एक हफ्ता तो जैसे तैसे गुजर गया। फिर मैंने सोचा अब और नहीं सहा जाता। नैना के बिना घर घर नहीं लग रहा। घर में रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने ऑफिस से अचानक छुट्टी ली और आगरा के लिए रवाना हो गया। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सिर्फ चिट्ठियों का ही सहारा था। हम एक दूसरे से चिट्ठियों के जरिए बातें किया करते थे। मेरी चिट्ठी में अक्सर थोड़ा बहुत साहित्यिक रंग होता था। कभी कुछ शेर शायरी होती थी तो कभी कुछ हल्के फुल्के मजाक। नैना को मेरी चिट्ठियाँ बेहद पसंद आती थी और उसने आज भी उन चिट्ठियों को सहेज कर रखा है। मैं अचानक बिना किसी सूचना के ससुराल पहुंचा तो मेरी सासू माँ मुझे देखकर थोड़ी चौंकी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान जैसे थोड़ी उलाहना भरी थी। उन्होंने मेरा स्वागत किया और तुरंत ही कहा, अरे आप तो 15 दिन बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं अंदर से हंस रहा था, लेकिन उन्हें यह कैसे बताता कि मेरा तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। उनके इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैं चुप ही रहा। शायद उन्होंने मेरी चुप्पी को ठीक से समझ नहीं पाया और वह कहने लगी, मैं अभी नैना को नहीं भेजने वाली, आप 7 दिन बाद आइए, तब लेकर जाइए। मैं अंदर से हंस रहा था, लेकिन उन्हें यह कैसे बताता कि मेरा तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। उनके इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैं चुप ही रहा। शायद उन्होंने मेरी चुप्पी को ठीक से समझा नहीं और वह कहने लगी, अभी मैं नैना को भेजने वाली नहीं हूँ, 7 दिन और रहेगी नैना मेरे साथ। नैना वहीं बैठी हुई थी और हमारी नज़रें मिलते ही मैं समझ गया कि वह भी मेरे साथ वापस जाना चाहती है। लेकिन अब सवाल यह था कि सासू माँ को कैसे मनाया जाए। मेरी आदत है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो मैं जल्दी से कोई ना कोई बहाना बना लेता हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी खाना बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। नैना के बिना घर में खाना भी नहीं बन पाता। पिछले कुछ दिनों से मैं बस एक वक्त खाना खा कर रह रहा हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। वैसे 7-8 दिन और भूखे रह लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने अपने चेहरे पर पूरी मासूमियत ला दी और शायद मेरी मासूमियत काम आ गई। सासू माँ के चेहरे पर चिंता उभर आई और कौन सी सास अपने दामाद को भूखा रहने देना चाहेगी। तुरंत ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया, ठीक है, इस बार मैं भेज रही हूँ, लेकिन अगली बार नैना मायके आएगी तो 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, समझे। मैंने मन ही मन सोचा, मरता क्या ना करता, अभी तो अपनी बात मनवाओ, आगे की आगे देखी जाएगी। हमने उनकी बात मान ली और नैना को लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। नैना को घर लौटकर बहुत खुशी हुई। जैसे मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी, वैसे ही वह भी मेरे बिना रह नहीं पा रही थी। अब मुझे यह समझ में आया कि उसकी भावनाएं भी मेरी तरह ही थी। कुछ महीने बीते और एक बार फिर से नैना को उसके मायके भेजने का वक्त आ गया। इस बार साले साहब नैना को लेने के लिए आए थे। उनके साथ सासू माँ का फरमान भी था कि नैना को इस बार पूरे 1 महीने तक मायके में रहना था। हमने हंसते हुए हामी भर दी। इस बार नैना अपने साथ ढेर सारे कपड़े लेकर गई, क्योंकि उसे पता था कि इस बार उसे लंबा रुकना पड़ेगा। तब तक हमारा बेटा शिवम भी हो गया था और अब नैना के बिना घर में रहना भी और मुश्किल लगने लगा था। लेकिन जो वादा किया तो वो निभाना पड़ेगा की तर्ज पर मैंने खुद को संभाला और 1 महीने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मुश्किल तो तब शुरू हुई जब 8-10 दिन बीते थे कि नैना की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, आपने आपके बिना एक एक दिन काटे नहीं कटता, आकर ले जाइए ना, बस अब और रुकना मुमकिन नहीं था। जैसे ही चिट्ठी मिली मैंने फौरन अपनी पैकिंग की और आगरा पहुंच गया।
इस बार जब सासू माँ ने मुझे अचानक से दरवाजे पर देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आपने तो 1 महीने का वादा किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और नैना कमरे के कोने में बैठी मुस्कुरा रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे उसने मुझे इस स्थिति में फंसा दिया है और अब मज़े ले रही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी जब सासू माँ ने गुस्से में अपनी बातें जारी रखी तो मैंने धीरे से नैना को इशारा से बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी मम्मी मुझ पर बरस पड़ी है, कुछ बोलो तो उन्हें। नैना ने हंसते हुए कहा, ये आपकी समस्या है, मम्मी को आप ही संभालिए। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे कल हर हाल में यहाँ से जाना है। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने सासू माँ को दिखाने के लिए अपनी उंगली पर पट्टी बांध रखी थी, जिसमें चोट लगी होने का बहाना किया था। मैंने अपनी चोट दिखाई और कहा, मम्मी, इस चोट की वजह से खाना नहीं बन पा रहा था, इसलिए मुझे नैना को लेकर जाना ही पड़ेगा। सासू माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह कोई बहाना है। मैंने उन्हें पट्टी खोलकर चोट दिखाई तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी वह आसानी से मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं अभी इसे भेजने के लिए मूड में नहीं हूँ। मुझे लगा कि अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। आखिरकार मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी, एक बार नैना से भी पूछ लीजिए कि वह क्या चाहती है। वह यहाँ रुकना भी चाहती है या नहीं। सासू माँ ने नैना की ओर देखा तो वह शर्मा कर कमरे में भाग गई। सासू माँ चौंक कर बोली, बेटी, तूने तो जुल्म कर दिया। थोड़ी देर बाद सासू माँ और नैना दोनों ड्राइंग रूम में वापस आई। सासू माँ ने कहा, दामाद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता था कि नैना का मन भी यहाँ नहीं लग रहा। बेटी का मन अपने ससुराल में लगना हमारे लिए खुशी की बात है। अब मैं समझ गई हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यही प्यार तो असली रिश्ते की पहचान है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सासू माँ ने अपने आशीर्वाद दिया और कहा, आप दोनों ही जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनी रहे और मेरा आशीर्वाद है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार और रिश्ते का असली मतलब यही है, एक दूसरे की खुशी और अपनी खुशी ढूंढना और एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाय रमिता।